किसकी बात करेंगे आज हम लोग? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो चलिए हेडिंग दीजिए। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है? अपवाद। कि भाई जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट ना हो रहा हो, जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, वही किसके अंतर्गत आएगा बेटा? एक्सेप्शंस के अंतर्गत। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहते थे हम लोग? कि जहां पर प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशन हो? नेगेटिव रिलेशन। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कौन सा रिलेशन? नेगेटिव रिलेशन। तो एक्सेप्शंस है, तो इसका मतलब अब कौन सा रिलेशन हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। तो जहां कहीं भी डिमांड में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होगा, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत। तो इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, कुछ नामों को याद रखना है जिसके बारे में यहां पर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला है बेटा हमारे पास गिवन गुड्स। सबसे पहला कौन सा है? गिवन गुड्स। अब ये गिवन गुड्स है क्या? कहते हैं बेटा कि ऐसे गुड्स जो नेचर वाइज तो इंफीरियर होता है, नेचर वाइज क्या होगा? इंफीरियर होगा, बट हमारे जिंदगी के अंतर्गत उसकी एक अहम मूल्य स्थान होगी, इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। जैसे आप अगर चावल खा रहे हैं तो कोई ऐसा सीना ठोक के नहीं बोलेंगे कि आज हम चावल खा के आए हैं, लेकिन भोजन के लिए चावल का होना जरूरी है ये नहीं है, दाल का होना जरूरी है ये नहीं है। तो ये सब जो हमारे पास है, जैसे हम बाजरा की बात कर लेते हैं, व्हीट की बात कर लेते हैं, राइस की बात कर लेते हैं, है कि नहीं, पल्स की बात कर लेते हैं, ये सब है एक तरीके का इंफीरियर गुड्स ही, क्योंकि इतनी ज्यादा सुपीरियर तो है नहीं है तो ये लो क्वालिटी गुड्स ही। लेकिन हमारे जिंदगी में क्या है? इसका एक अमूल्य हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है। इसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं होती। बेसिक नीड्स तो में भोजन भी आता है भाई, भोजन के लिए तो चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग ब्रेड वगैरह की बात करते हैं, तो सुबह नाश्ते में बहुत सारे लोग टी और ब्रेड का सेवन कर रहे होते हैं, है कि नहीं? जरूरी है, बट इतना ज्यादा वो क्या होता है, महंगा तो है नहीं। तो गिफन गुड्स के जो कंसेप्ट है ये दिया गया था बेटा सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा। उन्हीं के नाम पर इस कंसेप्ट का नाम पड़ा है बेटा गिफन गुड्स। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताओ गिफन गुड्स जो है क्यों नाम पड़ा, तो ये किसके द्वारा दिया गया था कंसेप्ट? सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा दिया गया था। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? गिफन गुड्स पड़ गया। ओके। अब यहां जो सर रॉबर्ट गिफन ने एग्जाम्पल लिया था ना बेटा, वो एग्जाम्पल था ब्रेड एंड मीट का। किसका था बेटा? ब्रेड और मीट का एग्जाम्पल लिया था। कि भाई जब ये अपने कैंटीन के लोगों के साथ खाना खाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने वहां पर देखा कि मान लीजिए कि 10 रुपए का एक प्लेट मीट दे रहा है और 1 रुपए में 10 ब्रेड दे रहा है। तो इन्होंने बोला ना भाई ये तो ब्रेड तो बहुत घटिया लग रहा है, ऐसा करते हम लोग सिर्फ मीट का कंजम्पशन करते हैं और चलते हैं। सबने मीट का कंजम्पशन किया और चले गए। दोबारा जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो देख रहे कि मीट का प्राइस अभी भी 10 रुपए प्लेट ही है, मीट के प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो ब्रेड है, जो पहले 1 रुपए की 10 मिल रही थी, वो अब 5 रुपए की 2 मिल रही है। अब इसके दिमाग की बत्ती जली। भाई जब तक कुछ बात नहीं होगी तो प्राइस तो ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए। भाई पहले 1 का 10 मिल रहा था और अब 5 रुपए की 2 मिल रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना भाई, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुआ होगा नहीं। जैसे हम लोग जब बचपन में थे ना, तो ये जो अभी आप लोग चाय के साथ रस्क खाते हो ना, ये एकदम ब्रिटानिया का लोगो लगा हुआ बढ़िया सा पैकेट में आता है, 60-70 रुपए का देता है, 30 पीस रहता होगा, मैक्सिमम 24 पीस। हम लोग पहले खरीदते थे, 1 रुपया में 16 से 20 देता था उस जमाने में, हमारे जमाने में। अब ये मत बोलना कि सर कहाँ मिलता है, चलो दिलवा देना। अभी की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप इस धरती पे नहीं थे तब की बात कर रहा हूं। अब उस टाइम में 1 रुपए में 16, 17, 20 देता था। जब हम लोग स्कूल जाते थे तो घर से मिलता ही 1 या 2 रुपए था मैक्सिमम। अब उस टाइम में हम लोग कंज्यूम करते नहीं थे, अबे कौन खाएगा यार, ये तो बेकार चीजें है, इससे अच्छा चलो लेमन जूस खरीदते हैं। वो छोटा छोटा नहीं आता था गोला वाला,
वो खरीदते थे कि आराम से गाल के नीचे रखो और धीरे धीरे एकदम क्लास में भी चल रहा है। तो हमारे लिए वो क्या थी, लो क्वालिटी। लेकिन आजकल जिंदगी का अहम हिस्सा हो गया कि भाई चाय मिलता है तो चलो फैन एक हो जाए या रस्क हो जाए। अब देख रहे हो, है तो वही क्वालिटी, है तो वही चीजें, दाम पहले से कितनी ज्यादा हो गई, ज्यादा, लेकिन अब हम डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो क्या यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ है? नहीं ना। तो वहां पर यही देखा कि मीट का रेट सेम था और ब्रेड का क्या हो गया, 5 रुपए की 2। तो इन्होंने क्या करा, मीट को हाफ कर दिया और 2 ब्रेड का डिमांड कर दिया। तब इनके दिमाग की बत्ती जली, अरे दादा ये हमने क्या करा, भाई ब्रेड तो और सस्ता होना चाहिए था, तब हमें खरीदना चाहिए था। तो फिर इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ ऐसी बेसिक नीड्स की चीजें होती है जो कहने के लिए तो लो क्वालिटी होती है, बट चूंकि उसका रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो उस केस में हम प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी उसका डिमांड करते हैं। इसलिए वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता। ओके, तो इस केस में क्या होगा बेटा, प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज ना। कौन सा रिलेशन? तो हो गया ना बेटा एक्सेप्शंस, क्योंकि हमने प्राइस में और डिमांड में कौन सा रिलेशन पढ़ा हुआ है, नेगेटिव, और यहां पर हो कौन सा गया, पॉजिटिव रिलेशन। ओके, तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरा आता है, कॉन्स्पिशियस गुड्स, बहुमूल्य वस्तुएं। बहुमूल्य वस्तुएं का मतलब होता है बेटा महंगी वस्तुएं। जैसे आप लोगों ने देखा है, मुझे 9 लाख मंगा दे सैया दीवानी, 9 लाख के हार। अब भाई हमारी औकात तो है नहीं, 5,000 महीना कमाने वाला कहां से खरीद सकता है? तो कौन खरीदेंगे, अमीर लोग। किसके द्वारा खरीदा जाएगा, अमीर लोगों के द्वारा। तो ये जो कंस्पिशियस गुड्स का कंसेप्ट है ना बेटा, ये दिया गया था वेवलेन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, वेवलेन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो वेवलेन के द्वारा दिया गया था, तो इसको हम लोग वेवलेन गुड्स भी बोल देते हैं। कंस्पिशियस गुड्स को ही क्या बोल देंगे हम लोग, वेवलेन गुड्स की भी बात कर सकते हैं, या प्रेस्टिजियस गुड्स की भी बात कर सकते हैं। कहते हैं ना प्रतिष्ठा पे पड़ने वाली, इज्जत पे पड़ने वाली। महंगी वस्तुओं के साथ तो यही है ना भाई। देखो, कार एक अच्छी वाली खरीद लो तब भी पूरे परिवार ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन 10-10 खरीद के रखता ही नहीं कि भाई बाहर में जितनी कार खरी हो, इज्जत उतना ज्यादा है। तो प्रतिष्ठा के लिए खरीदा जाता है, ये नहीं खरीदा जाता बेटा, इज्जत के लिए खरीदा जाता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रेस्टिजियस गुड्स भी खरीद बोला जाता है। तो ये जो वेवलेन गुड्स है, ये किसके द्वारा परचेज किया जाएगा, परचेज्ड बाय रिच पीपल। होगा ही नहीं होगा बेटा, किसके द्वारा खरीदा जाएगा, ये रिच पीपल के द्वारा। तो जब अमीर आदमी के द्वारा खरीदा जाता है, तो होता क्या है कि जब इस गुड्स की दाम बढ़ती है, तो ये लोगों को ना और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ भाई, अगर कार महंगा है तो लगता है ना कि इसमें सिक्योरिटी और ज्यादा होगा, सेफ्टी और ज्यादा हो गया होगा, सारी चीजें और बढ़िया हो गई होंगी। ऐसी बातें होती है नहीं होती है? तो माइंड कहीं ना कहीं क्या होता है, उस अनुसार सोचने लग जाता है। आप और उसका डिमांड करने लग जाते हो, नहीं करते? नहीं तो एक वो बताओ ना, करोड़ों की गाड़ियां खरीदने से क्या मतलब, नैनो लखटकिया ही काम कर जाता हमारा, है कि नहीं? काम तो उतना ही था, लेकिन फिर भी लोग देखते हो ना, एक से एक स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, एक से एक महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। तो किसके द्वारा? क्योंकि जितनी महंगी होगी उतना उसके साथ क्या होगा, वैल्यू अटैच्ड होगा, उतनी ज्यादा इज्जत की बात बढ़ेगी। भाई आप अभी जो है ना पैदल आराम से आओ, इज्जत क्लास में अलग रहेगी। बच्चों के बीच हमारे लिए तो सब बराबर ही है कि नहीं? चाहे आप पैदल आए हो, रेंगते हुए आए या मर्सिडीज में आए, हमारे लिए तो सब बराबर है। लेकिन आपस में इज्जत एक अलग होती है। मेट्रो से आओ, इज्जत थोड़ी सी अलग होती है। बाइकवा से आ जाओ, इज्जत अलग होती है। अब बाइकवा में भी केटीएम रखो तो थोड़ा सा ओहो क्या बात है। देख रहे हो ना वैल्यू क्या होता है,
अपने आप चेंज होता जाता है, ये नहीं होता जाता। लेकिन अगर मान लो बेटा कार से ड्राइवर यहां पे छोड़ने के लिए आ जाए, है कि नहीं, ड्राइवर जो है बैग लेके क्लासरूम तक पहुंचाने के लिए आ जाए, फिर बच्चा देख, ओहो क्या बात है। तो देख लो ना वैल्यू क्या हो रही है, अटैच्ड हो रही है, नहीं हो रही है। अब उस दिखावे के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं या नहीं करते, तो क्या वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो पाएगा? नहीं ना। तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? एक्सेप्शन। तो इसी को हम लोग आगे चल के ना पढ़ लेते हैं बेटा, वेवलेन इफेक्ट और स्नोब इफेक्ट। मैं इसका अलग से लिख के दूंगा कि जैसे शॉर्ट नोट्स में जब दूंगा ना मैं, तो वहां पे लिख के दूंगा कि वेवलेन इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, स्नोब इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो मैं लिख के आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये चूंकि वेवलेन के द्वारा दिया गया तो इसलिए इसको वेवलेन गुड्स कहते हैं, और इस इफेक्ट को ही क्या कह देंगे हम लोग? वेवलेन इफेक्ट या स्नोब इफेक्ट। क्योंकि जो महंगी वस्तुएं होती है ना उसको स्नोब अपील भी तो कहते हैं हम लोग, है कि नहीं, महंगी चीजें। भाई आप यहां पर कोई सामान खरीदने जाओ और खान मार्केट में खरीदने के लिए जाओ, है कि नहीं, वहां पे सजावट सब कुछ अलग कर देगा, वैल्यू चेंज हो जाता है, ये नहीं होता है कि नहीं। तो जो बैग आप यहां पर लोकल मार्केट में खरीदने से लोगो वही मिलेगा, दाम अलग रहेगा, लेकिन वहीं चले जाओ ग्रीन पार्क, दाम चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाता। तो ये किसके कारण? रहन सहन, लोगों की कैसी स्थिति है उसके बेसिस के ऊपर ना। तो यहां पर कौन सा रिलेशन हो जाएगा? पॉजिटिव रिलेशन। तो क्या यहां पर भी कभी भी अप्लाई हो पाएगा बेटा? नहीं। तो ब्रैकेट में यहां पर भी लिख लीजिएगा वेवलेन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बेटा कंस्पिशियस नेसेसिटीज। बहुमूल्य जरूरतें। बेटा जिंदगी में भाग दौड़ लगी रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है ना कि हम लोग कहते हैं दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पे नहीं। भाई हमारी चीजें, हमारी जरूरतें एक ना एक जगह पे आके क्या हो जाती है? टिक जाती है। भाई हम जब किसी भी चीज का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमें आदत हो जाता है। भाई मोबाइल फोन, सुबह उठने के बाद पहला काम ये नहीं होता है कि जाके मम्मी पापा को प्रणाम करें, पहला काम ये होता है कि मोबाइल में देखे कौन सा नोटिफिकेशन आया है। कोई रिप्लाई तो करने की जरूरत नहीं है, इंपैक्ट होता है ये नहीं होता। ये मोबाइल में कभी 1-2% बैटरी हो तो चार्जर कैसे ढूंढते हो स्पीडली, लग रहा हो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहे हो किसी को लगाने के लिए। तो अगर कहीं पर कोई चीज हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बन जाए, हमारे लिए क्या हो जाए, कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा आवश्यक बन जाए, सत्संग में बैठा हो, क्या बात है, बाबा राकेश को ध्यान करें, सत्संग का लुत्फ उठाएं। चलिए ठीक है बेटा, अगर गड़बड़ होगा आवाज तो भी सही करवाएंगे। तो अगर हम किसी भी चीज का कांस्टेंट उसका लगातार इस यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे होते, तो हम एक तरीके से उसके क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं। और जब किसी भी चीज के आप हैबिचुअल हो जाओ ना तो बहुत परेशानी होती है। जैसे अभी वो सेमीफाइनल मैच जिस दिन था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, मेरा प्रोजेक्टर अचानक से खराब हो गया, लैंप उसका गया फूंक। अब टीवी में देखो तो भाई 43 इंची में क्या दिखेगा, छुटकू सा दिखता है। अब आदत अगर हो गया हो दीवार पे बैठ के घर पे फील लेने का तो मैचवा का, मैंने प्रोजेक्टर वाले भाई को फोन किया, मैंने बोला आधे घंटे का आपके पास टाइम है, नया लैंप मंगवाइए और जल्दी से उसको सही कीजिए क्योंकि मुझे लगाना है। फिर मैं तुरंत उसको खोल के लाया, जाके लगवाया और फिर घर में देखा, फिर आके सुकून मिला, हाँ अब ठीक है। भाई मैच तो टीवी पे भी देखा जा सकता था, अब मोबाइल भी काफी है, उस पर भी देख सकते। लेकिन एक हैबिचुअल क्या हो गया है कि भाई आराम से घर अंधेरा करो, है कि नहीं, पलंग पे लेटे रहो, वाइफ को फरमाइश करते रहो जरा ये लेके आना, ये भी मंगा लो, है कि नहीं, तो उसका अलग फील आता है। तो आप जब किसी भी चीज को इतना हैबिचुअल हो जाओ कि वहां पर बस एक ही शब्द यूज आए,
जिंदगी बन गए हो तुम, तो फिर पैसा देखा नहीं जाता। फिर पैसा उस टाइम में देखोगे क्या? नहीं। डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब अभी पैसा वैसा का दिक्कत है, रहने दीजिए, 1 महीने बाद लगा लेंगे, चल जाएगा काम। अरे तबीयत खराब आज है, 1 महीने के बाद क्या काम आएगा वो? तो इसलिए आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर कोई भी चीज बहुमूल्य जरूरत बन जाती है हमारी, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारे पास, तो फिर वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता। और इसी को जो है ना, होता क्या है ना, देखा देखी बात हो जाती है। अब हमें आदत सी हो गई है, अब आदत सी हो गई तो हम क्या करते हैं, अपनी सोसाइटी को भी देखते, अच्छा उसके पास ये है, ठीक है बेटा अगली बार हमारे पास भी होगा। हम पैसों को नहीं देख रहे, हम जब उसका लगातार यूज कर रहे हैं, एक आदत सी हो गई है और आपस में एक कंपटीशन सी बन गई है, उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। भाई फोन तो नोकिया 1100 भी चल रहा था, और अभी बड़े बड़े लोग यहाँ पर एप्पल भी लेके घूम रहे होंगे, और वो भी नया नया। कौन है लेटेस्ट वाला? 16 प्रो? कौन सा है रे? 16 प्रो ही है, वो भी 2-4 महीने में फिर नया कोई आ ही जाएगा। तो 16 प्रो भी लोग खरीद के घूम रहे हैं, हम गरीब आदमी देख रहे हैं बिना फोन के भी रह रहे हैं, क्या करें। लेकिन सब उसके क्या हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं। अगर मोबाइल आपका खराब हो जाए तो आप उसको एट ए टाइम सही करवाओगे? नहीं करवाओ। चाहे आपका पॉकेट जो है साफ हो जाए, आपको आगे पॉकेट खर्च मिले या ना मिले अभी उसका नहीं देखोगे, बस अभी इसको सही करवाना जरूरी है तो जरूरी है। तो उस केस में भी कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। और इसी जगह पर एक छोटा सा नाम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग दे देते हैं बेटा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यहीं पर एक शब्द क्या आ जाएगा हमारा, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्योंकि यहां पे देखा देखी वाली बात हो गई है कि नहीं, तुम्हारे पास ये है तो हम भी लेके दिखाएंगे, कैसे नहीं होगा हमारे पास, देखते हैं। तो इस तरीके की बातें आ जाती, क्योंकि हम उसके क्या हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। तो कंस्पिशियस नेसेसिटीज में भी कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। फिर उसके बाद ना यहां पर आता है बेटा बात, इरेशनल एटीट्यूड एंड इंपल्सिव परचेज। बेटा कहते हैं ना भावनाओं में बह जाना, इंपल्सिव परचेज का ओरिजिनल मीनिंग यही है, भावनाओं में बह जाना। भाई मान लीजिए आप किसी दुकान पे कोई सामान खरीदने के लिए पहुंचे, और जिससे आपका 36 का आंकड़ा हो वो भी पहुंच जाए वही सामान खरीदने के लिए, गुड्स एक ही है, बोली शुरू हो जाती, नहीं भैया जी उसको नहीं देना है, हम लेंगे, दाम बता। अरे क्यों भाई, और दूसरी जगह भी तो मिल सकता है। लेकिन क्या बोलते हो, अरे सर आन पे आ गई है बात, हार कैसे मान ले। अगर हम कभी कभी बिना सोचे समझे, बिना किसी रेशनल डिसीजन के अगर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो गलत होता या नहीं होता, गलत होने के चांसेस ज्यादा होते या नहीं होते। दोस्तों में शर्त लगी कि 3 मंजिल से कूद के दिखा, देखते हैं किसका टांग सुरक्षित रहता है। अबे क्या जरूरत है भाई, है कि नहीं। एक बार ऐसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहा था, अय्यर भाई लोग गए हुए थे गुजरात घूमने के लिए, कच्छ, मिर्ची खिला दिया था, ये नहीं खिला दिया था, भावनाओं में बह गया। बाद में जेठालाल बोलता नहीं मैं शर्त हार गया, रहने दे, नहीं खानी। भाई भावनाओं में बहने की जरूरत क्या है, भावनाओं में बहना चाहिए नहीं। क्या वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा? नहीं होगा। क्योंकि जब आप बिना किसी रेशनल डिसीजन के कोई भी डिमांड करेंगे, तो आप उसकी क्या यूजेज हैं, क्या उसका एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, इन सब के बारे में सोच पाते हैं क्या? नहीं सोच पाते। और फिर आपने उसका डिमांड कर दिया। अगर आपने डिमांड कर दिया तो फिर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। बेटा आप देखो ना, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट आती है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट वगैरह आता है, उसमें दिखाएगा कि ये मोबाइल खरीदिए एकदम बेस्ट है, देखिए हथौड़ा मारने से भी स्किन नहीं टूटेगा, नहीं आता है वो
होम सोसाइटी, नापतोल बाजार, इस सब पर एक लड़का इधर से मुस्कुराता हुआ आएगा। गौर से देखिए इस मोबाइल को, उधर से लड़की भी एक मटकती हुई आती है। इससे अच्छा कोई मोबाइल नहीं। कैमरा ऐसे जैसे लगेगा वर्तमान में खड़े हो। बेटा कभी खरीद के देखना, उससे घटिया कैमरा क्वालिटी किसी का नहीं होगा। और अधिकतर प्रचार करता है स्पाइस मोबाइल का, अधिकतर एडवर्टाइजमेंट होगा स्पाइस का, जिसका कैमरा सबसे बेकार है। हाँ, गोरिल्ला ग्लास मारता ना थोड़ा एकदम यूं टक टक, रबर का रहता है बेटा, ये अलग बात। तो आपने बिना किसी रेशनल डिसीजन के खरीदा। आप भी देखो ना, कभी कभी आप अपने सोशल मीडिया साइट यूज करते हो, आपस में मान लो कोई बात कर रहे हो, जैसे मान लो आपने इंस्टाग्राम खोला और दो लोग आपस में बात करो कि यार आज पिज्जा खाने का मन है, ये करने का मन है, आप देखिए बराबर उसका ऐड आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आजकल सब, ऐसे कोई ऐप नहीं है जो आपको वॉइस सर्च ना करता हो, आपका सब परमिशन ले चुका है आपसे। उसके बाद वही सारा ऐड आना क्या होता है, शुरू हो जाता है। आप दो चार देखते हुए फिर बोलते हैं ना यार लग रहा है आज खाना ही पड़ेगा, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो ऑर्डर कर देते हैं। आपने उस ऐड को देख करके किया है। या कोई सामान के बारे में हम लोग सर्च करते हैं और फिर देखते हैं और फिर बोलते हैं यार ये सस्ता लग रहा है, खरीद लेते हैं। तो आपने बिना किसी डिसीजन मेकिंग के खरीदा ना, आपने उसकी क्या यूजेज है नहीं है इसके बारे में पूरा नहीं सोचा ना। तो नहीं अगर सोचा तो क्या वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो इंपल्सिव परचेज या इरेशनल एटीट्यूड के केस में भी कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हो पाता। फिर उसी तरीके से होता है बेटा अनफेवरेबल सिचुएशन। अनफेवरेबल सिचुएशन बेटा, रील्स वगैरह तो आजकल सभी देखते होंगे। कभी ना कभी आपके सामने एक रील्स ऐसा आया होगा कि एक लड़के का किडनैप किया जाता है और फिर उसको बोलता है अपने बाप को फोन कर, आज फिरौती मांग ही लिया जाए। आप मजबूरी में फोन करोगे? वो तो बाद में पता चला कि जैसे ही फोन किए तो उसमें आया कि आपके पास कॉल करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। सामने वाला भी सर पे आते थे, भाई बेकार किडनैप कर लिया। सिचुएशन अगर आपके अगेंस्ट हो, वहां पर मोल भाव चलता है क्या? नहीं चलता। रात के 2 बजे आप लक्ष्मीनगर मेट्रो के पास खड़े हो, किसी ऑटो वाले को हाथ दो कि भैया यहां से 3 ही किलोमीटर जाना, बोलेगा 200 रुपया। आप कभी बोल के देखो, अरे काम कर ले, बोले जाना है चल, नहीं जाना तो मैं चला। आप फिर सोचते 3 किलोमीटर में अगर पता चला गए या मोबाइल भी छीन लिया कोई, तो चल भाई 200 रुपया ही ज्यादा सही है। होता ही नहीं होता। लेकिन दिन में अगर वही जाएंगे तो 40 रुपए 50 रुपए से ज्यादा उसको नहीं देंगे। सिचुएशन आपके फेवर में है क्या? नहीं है। उसका भी देखो, रेलवे स्टेशन पे पहुंचो, अगर सामान कम रहेगा ना तो कुली बोलेगा भैया 100 ही रुपए दीजिए ना, पहुंचा देंगे। लेकिन अगर कुली देख लिया कि इसके पास इतना सामान है कि ये कतई अकेला ले नहीं जा सकता, 400 रुपए। आप बोलेगा अरे भाई इतना कैसे? भैया देख लो लगेगा तो इतना ही। और उन लोगों की यूनिटी इतनी खतरनाक होती है कि अगर एक ने 400 बोल दिया, जितने से पूछ लो सबका रेट 400 ही रहेगा। मजबूरी में आपको हायर करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? क्योंकि सिचुएशन आपके अगेंस्ट। ऐसा तो बोलोगे नहीं, 2 गट्ठर इस पे, 2 बैग इस, 2 बैग इधर, पता चलेगा आप ही साफ है कि नहीं? तो दिक्कतें आ जाती नहीं। तो सिचुएशन अगर आपके अगेंस्ट हो तो फिर वहां पर पैसों की बात नहीं की जाती। भाई कान पे बंदूक सटा रखा हो, अब बोले एटीएम से पैसा निकाल, नहीं तो गया, तो क्या बोलेंगे? मार देगा तो मार दे, लेकिन पैसा नहीं निकालेंगे। भाई वो पैसा फिर किस काम का? क्या बोलते भैया पूरा ले ले लेकिन बख्श दे यार, एटीएमओ ले जा, पिन यही है, निकालते रहना बाद में। तो अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट है तो फिर वहां पर मोल भाव वाली बात तो चलेगी नहीं, फिर प्राइस को नहीं देखा जाएगा। भाई कोरोना के टाइम में सिचुएशन अगेंस्ट ही तो था। आप देखते थे ना कि वो जो रेमडेसिविर कोई दवाई थी ना एक, कितनी महंगी बिक रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर, कितना ब्लैक मार्केटिंग उसका हो रहा था ही नहीं। एक्चुअल प्राइस से 10 गुना दाम पे मिल रहा था भाई। क्यों? क्योंकि सिचुएशन क्या था हमारे पास? अगेंस्ट था। लोग फिर भी मजबूरी में खरीद रहे थे, नहीं खरीद रहे थे।
20-20 हजार, 30-30 हजार, 40-40 हजार का लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा है, फिर भी नहीं बच पाए। तो अगर सिचुएशन आपके अगेंस्ट होगा तो फिर आप कभी भी प्राइस को अपने माइंड में नहीं रखते हैं, वहां तो फिर यह है कि भाई मेरा काम किसी तरीके से हो जाए। ओ भाई एग्जाम फॉर्म भर दिया सबने? हाँ 14 तक भर देना किसी भी शर्त में, नहीं तो 600 रुपया फाइन लगेगा फिर। तुम कौन हो? मेरे पास है तो भर ही जाएगा, लिस्ट अभी भी जेब में ही पड़ा होगा कहीं ना कहीं। चलो 7 बच्चों के है वो तो कभी भी 15 मिनट बैठेंगे नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि एक फॉर्म भरने में मुश्किल से 28 से 30 सेकंड लगते हैं। तो अगर सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है, सिचुएशन अगर हमारे अनफेवरेबल है, तो वहां पर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद आती है बेटा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। चेंज अबाउट प्राइस। बेटा न्यूज चैनल पर एक बार दिखा दे कि शाम में प्याज जो है 100 रुपए किलो हो जाएगा, आप मार्केट जाओ अभी वो 70-80 रुपए कर दिया होगा। शाम में 50 था लेकिन अभी वो क्या हो जाएगा, 70 और 80 के बीच में चल रहा होगा। पहले से तो बढ़ गया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में क्या चलेगा, नहीं नहीं खरीद लेते हैं, शाम में तो ये 100 हो जाएगा। प्राइस बढ़ने के बावजूद भी आपने डिमांड कर दिया, ये नहीं कर दिया, क्या लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा उस केस में? तो अगर नियर फ्यूचर में प्राइस में बदलाव होने वाला है, उसके बेसिस पर आप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो क्या वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके, इसी तरीके से आता है बेटा स्पेकुलेटिव गुड्स। अब ये स्पेकुलेटिव गुड्स का मतलब क्या? आसान शब्दों में शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं। बेटा किसी शेयर का प्राइस लगातार जो एकदम गिरता जा रहा हो, गिरता जा रहा हो, गिरता जा रहा हो, लोग खरीदना चाहेंगे क्या? ना, वो तो क्या बोलते हैं ना, पहले बढ़ने दो तब खरीदेंगे। जब ग्रीन शुरू होता है लोग खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ये नहीं खरीदे। प्राइस बढ़ता जाता है, डिमांड बढ़ता चला जाता है, ये कौन सी बात होगी भाई? प्राइस बढ़ा, डिमांड भी, कौन सा रिलेशन? तो क्या यहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा? नहीं होगा। अभी जैसे मैंने इससे पहले अगर जब डिमांड सप्लाई पढ़ाया था तो मैंने एग्जांपल लिया था उसका, अडानी ग्रीन एनर्जी का। मैंने 500, 600, 800 इस रेट से खरीदा था, एवरेज था मेरा 800 का अडानी ग्रीन एनर्जी का। जब वो 1900 2000 का हो गया तब मैंने सारा बेच लिया था, एक शेयर सिर्फ रख के, कि देखता रहो ना कि क्या फ्लक्चुएशंस हो रही है। अभी 750 रुपए का आ गया है, अब खुशी हो रही है, अच्छा हुआ था बेच दिया। लेकिन कभी कभी गम भी होता है, कभी कभी गम भी होता है। कुछ शेयर ऐसे हमारे पास थे जिसका नुकसान हमने भुगता है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उसी का शेयर था मेरे पास 1260 के आसपास टोटल शेयर था, मैंने खरीदा था 2 सवा 2 रुपए के रेट से, 4 रुपए पे मैंने बेच लिया। एक शेयर की दाम अभी है 1,80,000 के आसपास। मैंने बेचा है 29 जून 2024 को, और 29 अक्टूबर 2024 को एक ही दिन में उसका प्राइस हो गया था 1,60,000, और वो 3,18,000 तक गया एक शेयर की वैल्यू। मैं अभी भी उसको, जब भी मैं कोई शेयर परचेज करता हूँ तो उसको मैं अपने उसमें सेव करके देखता हूँ वॉच लिस्ट में। बड़ी दुख होता है, कभी कभी रात में उसको देख के याद कर ले आता है। नसीब से ज्यादा कभी मिल नहीं सकता, और जो नसीब में है कोई छीन नहीं सकता, है कि नहीं? सिंपल सी बात। नहीं तो उससे ज्यादा वाले शेयर हमने रखे हुए हैं, उसको भी क्या हुआ? तो बुर्बक खरीदा तो हमने 1260 ही शेयर था 2.25 के रेट से। अब देख ले 5,000 के अंदर है ये, नहीं है? बात करते हैं, मैथ पढ़ ले बेटा, कैलकुलेशन गड़बड़ है। तो
स्पेकुलेटिव गुड्स में भी कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा। स्पेकुलेटिव गुड्स में भी कभी भी लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। तो ये भी ध्यान में आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। अब बाकी कोई भी दिल में अगर और तमन्ना हो ना बेटा, तो अदर फैक्टर्स नाम की एक चीज आती है, उसमें डाल देना, हमें कोई ऐतराज नहीं। ये तो हम तो कुछ ही बताएं, बाकी चीजें तो और भी बहुत सारी होंगी। हर जगह पे आपको दिखेगा कि अच्छा यहां भी तो ऑपरेट नहीं हुआ, अदर फैक्टर्स जो भी इसके अलावा दिखे। ओह, एक बार जब क्लास आएगा तो 2 घंटे तक हिलेगा नहीं। बताओ, धर्मशाला है समझ लिया है भाई। मैं अगर पढ़ाता रहूं और हर 10 मिनट में बाहर चला जाऊं, अच्छा लगेगा आप लोगों को? तो ऐसे ही तो हम भी हैं। तो क्लास में कोई भी आए, जब तक क्लास चल रही है आराम से बैठे रहें। एक जरूरत हो सकती है पानी पीने की, आप पानी पीते रहें, कम पड़ जाए हमारा भी ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसके बाद बात आती है बेटा मूवमेंट और शिफ्ट ऑफ डिमांड। मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड। मैंने टॉपिक जो है लेक्चर वाइज कर दिया है। आप जब ऐप में जाइएगा ना, तो वीडियो जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 अलग अलग कर दिया है हमने। लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिखा हुआ है। चैप्टर 1 का लेक्चर 2 मिसिंग है, क्योंकि गलती से उस दिन मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। मैं उसके बदले दूसरा वीडियो वहां पर डाल दूंगा। तो मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये जो मूवमेंट है ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। क्या कहते हैं इसको? मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। अब अगर कहीं पर भी मूवमेंट आएगा या कहीं पर भी शिफ्ट आएगा, तो उसका आखिर रीजन क्या होगा? क्यों मूवमेंट हो रहा है और क्यों शिफ्ट हो रहा है? तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, अगर कहीं पर प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी में कोई भी बदलाव हुआ है, तो उसके कारण क्या होगा? हमारा मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। तो इसमें लिख लेंगे ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और अगर हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका रीजन होता है बेटा ड्यू टू चेंज इन अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मूवमेंट में क्या आ गया बेटा हमारा? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्या हो गया हमारा? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। और शिफ्ट में क्या हो गया बेटा? ड्यू टू चेंज इन अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अदर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन टू चेंज अबाउट प्राइस और अदर फैक्टर्स। तो अगर प्राइस में बदलाव होगा तो मूवमेंट, और प्राइस के अलावा जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, अगर उनमें से किसी में कोई बदलाव होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? शिफ्ट ऑफ डिमांड। उसको क्या कहेंगे हम लोग? शिफ्ट ऑफ डिमांड के नाम से जानेंगे। शिफ्ट ऑफ डिमांड हमारा कहलाएगा। ओके, तो अगर प्राइस में बदलाव हुआ तो मूवमेंट, और अदर देन प्राइस हुआ तो शिफ्ट। अगर हम प्राइस में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो प्राइस में दो ही तरीके से बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता भाई? या तो प्राइस कम हो गया होगा, या तो प्राइस क्या हो गया होगा? ज्यादा हो गया होगा। तो डिक्रीज इन प्राइस या फिर इंक्रीज इन प्राइस। या तो क्या होगा बेटा? डिक्रीज इन प्राइस, या तो क्या होगा हमारा? इंक्रीज इन प्राइस। कि या तो प्राइस कम हुआ होगा, या तो प्राइस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा।
अब जरा हमारा यहां पर बात देखिएगा, हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, अभी पहले समझ लो फिर नोट करना है इसको, थोड़ा देर 5 मिनट बस देख लो, फिर आराम से बात करेंगे। देखो बेटा, जब हमारा प्राइस P था तो हमने क्वांटिटी कितना डिमांड किया? Q। 1 नहीं बेटा, ये 1 हटा दे रहा हूं। कितना किया हमने? Q। और जब हमारा प्राइस घट के P से कहां आ गया? P से P0, तो क्वांटिटी हमारा Q से बढ़ के क्या हो गया? भाई हम सभी जानते हैं कि अगर कीमत कम हो तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये हम सभी तो जानते हैं, लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है। तो इस केस में ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ये नहीं हो गया बेटा? है ना? लेकिन क्वांटिटी जो है प्राइस घटने से क्या हो गया? बढ़ गया ही नहीं गया। तो बढ़ना को क्या कहते हैं? विस्तार होना। विस्तार होना को कहते हैं बेटा एक्सपेंशन। विस्तार होना को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपेंशन। तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी एक्सपेंड हुआ, तो क्या बोल देंगे बेटा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। दूसरी बात है, डिमांड कहां था? यहां पर पहुंच कहां गया? नीचे की तरफ गिर गया या नहीं गिर गया बेटा? तो इसी को कहते हैं हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। क्या क्या नाम दे देंगे इसको हम लोग? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ एक्सपेंशन क्यों होता है? प्राइस में कमी होने के कारण। जब भी प्राइस कम होगा तो ऑटोमेटिक डिमांड क्या कर देंगे हम लोग बेटा? बढ़ा देंगे या नहीं बढ़ा देंगे? जब भी हमारा प्राइस कम होगा तो हम लोग क्या कर देंगे? डिमांड को बढ़ा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? ये लिख लेते हैं यहां पर कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेज फ्रॉम P to P0, quantity demanded increases from Q to Q1। कि भाई अगर हमारा प्राइस P से घट के क्या आ जाएगा? P0 हो जाएगा, तो जो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कहां से कहां पहुंच जाएगी बेटा? Q से। तो इसको क्या नाम दे देंगे बेटा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ या डाउनवर्ड मूवमेंट along सेम डिमांड कर्व। जैसे आप लोग देखो ना, बेंच पे बैठे हुए हो, अगर मान लीजिए जैसे ये बैठे हुए हैं, मैंने बोला कि बेटा थोड़ा सा मूव कर जाओ, तो मतलब इसी रो में थोड़ा सा चेंज हो जाओ, लेकिन क्या बोलेंगे? बेटा यहां से शिफ्ट करके उधर चले जाओ। तो शिफ्ट हो जाएंगे तो पूरा का पूरा स्थान ही बदलना पड़ जाएगा ही नहीं पता है? तो एक ही लाइन के ऊपर अगर कहीं पर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मूवमेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? मूवमेंट। तो देख क्या हो गया? मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। ये एक ही डिमांड कर्व है या नहीं है? डिमांड कर्व दो बने हैं क्या? नहीं। उसी में क्या हुआ? ऊपर से ससर के कहा आ गया? खिसकते खिसकते नीचे की तरफ पहुंच गया। तो इसलिए इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? डाउनवर्ड मूवमेंट दे देंगे। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया होगा तो देखो बेटा, पहले कीमत इतनी थी, हमने डिमांड इतनी कर ली, अब प्राइस बढ़ के ये हो गया, हमने डिमांड करके ये कर दिया। अब ये हमारा डिमांड कर्व हो गया या नहीं हो गया बेटा? पहले क्वांटिटी ये था प्राइस, अब प्राइस बढ़ के कहां हो गया?
P1, क्वांटिटी घट के क्या आ गया, Q0। तो देख रहे हो ना, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी। अब इस लाइन से कहां पहुंचना है, ऊपर की तरफ ना बेटा, तो इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग, अपवार्ड मूवमेंट। अब ये पूरा नहीं लिखता हूं क्योंकि ये तो समझ में आ ही गया होगा, सिर्फ लिख देता हूं अपवार्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व या कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है बेटा संकुचन, कम हो जाना, कि भाई पहले क्यू था, अब घट के क्या हो गया, Q0 हो गया, तो पहले की अपेक्षा कम हो गया ही नहीं हो गया, तो कम होना को ही हम लोग क्या कह देते बेटा, कॉन्ट्रेक्शन, संकुचन। तो लिख लीजिएगा बेटा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड, या इसी को बोलेंगे बेटा अपवार्ड मूवमेंट along सेम डिमांड कर्व, अपवार्ड मूवमेंट along सेम डिमांड कर्व। कर लोगे? तो ये किसके कारण बदला हुआ था बेटा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण ना, है ना। तो इसको अब इकोनॉमिक्स में एक नया नाम दे देते हैं और इसी दोनों को कह देते हैं बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस दोनों को क्या नाम दे देंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर कहीं पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलेगा, रुक जा, अगर कहीं पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर पूछा गया तो इसका मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, और किसके कारण, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ चेंज इन प्राइस के कारण क्या होता है, तो क्या लिखेंगे बेटा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर ऑप्शन में चेंज इन क्वांटिटी होगा तो वो नहीं लगाना है, क्या लगाना चाहिए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये बात याद रख लोगे, ओके। चलिए जल्दी से टेप लीजिए ये वाली बातें। रिया बेटा इतना लेट से क्यों ज्वाइन हुए हो, बताओ जरा, टाइम पे ज्वाइन करो। एक तो 15 मिनट का बोनस अभी मैं दे ही रहा हूँ, 17 मिनट का, 15 का 17 मिनट का बोनस है। थर्टींथ को आप लोगों की सिर्फ 2 ही क्लास होगी, 9 से 11, 11:30 से 1:30, और 2 बजे के बाद होली की पार्टी होगी आप लोगों के, है कि नहीं, डीजे के साथ नाचना गाना और साथ में भोजन का भी व्यवस्था आप लोगों के लिए होगा, ठीक है ना। होली मिलन समारोह, बट कृपया कोई किसी पे जबरदस्ती रंग ना लगाए, ठीक है। ऐसे हम लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, इतने भगवान ने ब्लैक ब्यूटी बना दिए, कोनो कलर लगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, नेचुरल ब्यूटी है। गोरे लोगों को ज्यादा टेंशन होते है कि अब कैसे छुड़ाएं। क्या हुआ, 14-15, 16 के लिए अभी कुछ नहीं बोल सकता हूं। नहीं बेटा, टीम टॉपर्स की तरफ से होगा, हमारे भगवान सर हैं तो फिर हमारी औकात क्या है, भगवान सर पार्टी दे रहे बेटा। चलिए, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि अदर देन अगर प्राइस में कोई भी बदला हो, ये लीजिए दीदी, और आज इसमें से 3-4 बच्चे एब्सेंट हैं,
अब लग रहा है डेली अटेंडेंस बनाना पड़ेगा, तभी फिर कुछ कंट्रोल में आएगा। चलो होली के बाद से फिर डेली आप लोगों को अटेंडेंस बनाना है, ठीक है? हो गया यहां तक? चलिए जी बेटा, अब अगर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड की, तो शिफ्ट में हमने लिखा ही क्या बेटा? अदर देन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी। तो जैसे उसका नाम दिया था ना चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका नाम दे देंगे बेटा चेंज इन क्वांटिटी। क्या नाम दे देंगे इसका? चेंज इन क्वांटिटी। अब इसमें क्या हो सकता है कि ये जो चीजों में बदलाव होगा ये दो तरीके से हो सकता है। या तो फेवरेबल चेंज हो जाए, कंज्यूमर के लिए फेवरेबल चेंज का मतलब क्या हो गया कि उसके फायदे की बातें, जिसमें उसको कुछ सस्ता मिल रहा हो, चीजें ऐसा लग रहा हो, या अनफेवरेबल। तो क्या हो गया बेटा? फेवरेबल चेंज और यहां पर अनफेवरेबल चेंज। बेटा अगर फेवरेबल चेंज होगा तो तुम डिमांड बढ़ा दोगे या नहीं बढ़ा दोगे? तो जब आप यहां पर देखिएगा क्या ग्राफ बन रहा है हमारा, देखिए हमने क्या बोला कि प्राइस हमारा ये है, डिमांड हमारा ये है, ठीक है? तो एक हमारा डिमांड कर्व बन गया बेटा ये वाला, है ना? प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि डिमांड यहां से बढ़ के ना यहां पर आ गया। प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, देख रहे हो ना, पी अभी भी है या नहीं है, लेकिन क्वांटिटी क्यू से बढ़ के कहां पर पहुंच गया? तो मतलब जो पहले डिमांड हमारा डी डी था वो अब डी वन हो गया। तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो गया बेटा? राइटवर्ड शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ? राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्यू से बढ़ के कहा हो गया? तो इसीलिए इसको कहते हैं बेटा इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड, इसको क्या नाम दे देंगे हम लोग? इंक्रीज इन डिमांड। लेकिन अगर अनफेवरेबल चेंज है तो देखो बेटा इस प्राइस पर हमारा पहले डिमांड था ये, ठीक है? इस प्राइस पे हमारा डिमांड ये दे रखा था, अब जो है ना ये घट के हो गया ये, पहले क्यू था अब क्या हो गया? क्यू जीरो। प्राइस अभी भी सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो डी डी था वो डी जीरो हो गया। किधर शिफ्ट हो गया बेटा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया ही नहीं हो गया? तो क्या लिख देंगे इधर? लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, या इसी को क्या कहेंगे बेटा? डिक्रीज इन डिमांड। हो गया?
हो गया यहां तक? ये तो एक कहानी थी कि भाई डिमांड से रिलेटेड बातें। यहां तक जो था ना बेटा, वो था हमारा भावनात्मक संबंध। हमने देखा, रिलेशन को समझा, लेकिन इसको प्रूव्ड नहीं करना था, है कि नहीं? हमने सिर्फ नेचर की बात करी है, वैल्यू की बात कहीं पर भी हुई थी क्या? हमने या तो पॉजिटिव बोल दिया या नेगेटिव बोल दिया या नो रिलेशन बोल दिया, ऐसी बातें करी। कितना है इसकी बात तो नहीं करी है ना हम लोग। तो अभी तक जो था हमारा, ये था बेटा भावनात्मक संबंध, है कि नहीं? कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, प्राइस टैग आपने देखा होगा 3 इडियट्स में, मेरी इतने लाख की शेरवानी, इतने लाख की घड़ी, इतने लाख के जूते। मतलब वैल्यू में बात होनी चाहिए, वैल्यू कंसीडरेशन को देखना चाहिए। तो जहां पर हम लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं कि भाई इंपैक्ट था, तो अभी हमने देखा था इंपैक्ट कैसा था, लेकिन अब देखेंगे इंपैक्ट कितना था। जैसे अभी कुछ समय पहले हम लोग ऐसे ही सुबह की निंद्रा में थे और अचानक से भूकंप आया और आंख खुल गई, है कि नहीं? पहली बार तो हमें यही लगा कि भाई कौन पागल है जो इतना सुबह सुबह जो है इतने तेज आवाज में गाड़ी में साउंड बजा रहा है। कंपन ही वही था, वाइब्रेशन ही वही थी। हमें लगता है कोई पगला गया। बालकनी में निकला, कुछ दूर दूर तक ना दिख रहा है, फिर देख रहा हूँ धीरे धीरे सभी लोग बाहर आ गए। अच्छा, मतलब कुछ घपला हुआ है। अब घपला देखने के लिए सीधा भूकंप ऐप पे गया। अच्छा, यही था। न्यूज पे तो लेट से आया, उससे पहले भूकंप ऐप पे इंडिकेट हो चुका था कि जो भाई भूकंप आया है 4 तीव्रता का। मैंने बोला चलो ठीक है, तब तो एहसास ठीक था। तो भाई मेजर में वैल्यू देखना पड़ा ना। पहले क्या था? एहसास, रिलेशन, और बाद में हमने क्या देखा? वैल्यू। तो उसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं बेटा मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? हाँ, तो लिखिएगा हेडिंग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आज की क्लास और कल की आधी क्लास कम से कम इसके ऊपर तो फोकस करना ही पड़ेगा। और कल की क्लास में कम से कम 60-70 क्वेश्चन भी हम लोगों को करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी के। ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है? और ये जो होली का टाइम होगा ना, मैं इसमें आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, लगभग 1000 क्वेश्चन आपको दे दूंगा, जितने अभी तक हमने पढ़े हैं इससे रिलेटेड। ईमानदारी से घर पे बना लेना और उसका आंसर का फोटो ग्रुप पे भेज देना, ताकि मैं बाद में देख सकूं कि किसने बनाया और किसने नहीं बनाया। और जो फिर डॉट्स होगा वो होली के बाद आके सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इतना तो कर ही सकते हो ना। चलिए, तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं मांग की लोच, ये इलास्टिसिटी है क्या? कहता है बेटा कि अगर जो भी हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव होता है तो डिमांड भी बदलता है। अगर इन सब चीजों में कोई भी प्रभाव पड़ रहा है तो हमारा डिमांड भी प्रभावित हो रहा है। तो वो डिमांड कितना प्रभावित हो रहा है, इसी को कहते हैं बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के चेंज होने के कारण हमारे डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी का क्या रिस्पॉन्सिवनेस है, वो जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जानी जाएगी। तो लिखिएगा, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस to change in demand of main commodity due to change in
determinants of demand mainly price of main commodity, price of related goods, income of consumer. बेसिकली हम यही तीन की बात अधिकतर करते हैं. Then that degree का मतलब होता है बेटा वैल्यू. Then that degree of change in responsiveness is known as elasticity of demand. Then that degree of change in responsiveness is known as elasticity of demand. तो यही हमारा किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? मांग की लोच के नाम से जाना जाएगा, elasticity of demand के नाम से जाना जाएगा. elasticity of demand हमारा कहलाएगा. कहता है there are four types of elasticity of demand. है तो बहुत सारे, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो कितने पढ़ने हैं? चार ही सिर्फ पढ़ना है, तो हम चार की ही बात करेंगे. तो कितने मेथड हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के? चार. पहला प्राइस इलास्टिसिटी. दूसरा क्रॉस इलास्टिसिटी. पहला हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी. दूसरा हमारा क्या हो गया? क्रॉस इलास्टिसिटी. तीसरा हो गया बेटा हमारा इनकम इलास्टिसिटी. वाई से डिनोट करो या आई से, सब चलेगा. और फोर्थ है बेटा हमारा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. तो कितने तरीके के हमारे पास हैं बेटा इलास्टिसिटी? बताओ. चार तरीके की. तो कोशिश करें कि आज प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बहुत हद तक पढ़ा जाए. खत्म तो हो नहीं पाएगा, बट कोशिश तो करी ही जा सकती है. तो हेडिंग दीजिएगा बेटा पहला प्राइस इलास्टिसिटी. बेटा डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत नहीं है ना. ऊपर वाला जो डेफिनेशन लिखा था ना, वो एज इट इज लिखना है. सिर्फ जहां पे लिखना था ना हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, वहां पर लिख देंगे ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो लिखने की जरूरत तो है नहीं. हमसे कौन सा डेफिनेशन वहां पे पूछ रहा है कि भाई क्या होता है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी. कहता है ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, इसको मेजर करने के चार अलग अलग तरीके हैं. पहले तो हमने देखा कि इलास्टिसिटी को मेजर करने के चार तरीके, मतलब इलास्टिसिटी चार तरीके के: प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी. अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है, इसमें भी चार अलग अलग मेथड होता है. तो लिखेंगे देयर आर four methods to measure
प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के कितने तरीके? 4 तरीके की। पहला, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा, आर्क और एवरेज मेथड। तीसरा, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। चौथा, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के कितने तरीके? 4 तरीके। कौन कौन से? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड, आर्क और एवरेज मेथड, पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड, टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब देखते हैं कि आज कहां तक हम लोग कर पाते हैं, है कि नहीं? ताकि कुछ क्वेश्चंस भी आज प्रैक्टिस के 2 4 5 तो कर ही लेंगे ना, ताकि समझ में भी तो आए कि किस तरीके से काम आई। तो पहले ना आज हम ये दोनों मेथड पहले एक बार पढ़ लेते हैं और फिर इन दोनों मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अगर टाइम बचा तो ठीक है, नहीं तो आगे के 2 मेथड कल कर लेंगे। कल इलास्टिसिटी लेकिन निपटा देंगे, ये जरूर है। ठीक है, आज हमारी ये जो क्लास हो जाएगी तो 2.5 क्लास हो जाएंगे इस चैप्टर के। 2.5 क्लास अभी और बचे। मैंने 5 क्लासेज आपको लिखवाया हुआ था कि डिमांड एंड सप्लाई के लिए लगेगा हमारा। ठीक है, चलिए। तो कौन सा हेडिंग है बेटा हमारा? परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। अगर हम यहां पर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट की बात करें तो कहता है इलास्टिसिटी बराबर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। यहां क्वांटिटी लिखा है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है क्योंकि प्राइस की बात हो रही है ना बेटा। डिवाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देख लो आज फोन हमसे दूर है तो कितना मस्त एकदम शांति से पढ़ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं फोन सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे सुबह 5 बजे से फोन बजना शुरू हो जाता है, सोने भी नहीं देते हैं आजकल लोग। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, चेंज इन क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? भाई आपने 12th का रिजल्ट जब लिया होगा तो देखा होगा ना, कितने मार्क्स आए हैं डिवाइड में टोटल कितने मार्क्स हैं इनटू 100। ऐसे ही निकालते हैं या नहीं निकालते? डिवाइड। क्या प्राइस में भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं? चेंज इन प्राइस ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। 100 100 खत्म। क्या बच गया बेटा? ई बराबर चेंज इन क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस डिवाइड में चेंज इन प्राइस। बेटा फॉर्मूला में माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपने 11th में पढ़ा था, वहीं का कंसेप्ट है, वहीं रहने देना। यहां पर लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में तो नेगेटिव रिलेशन होता ही है ना। तो जब प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है तो माइनस का साइन हम लोग पहले से ही इग्नोर कर देंगे। भाई 10 - 15 - 5 लिखने के बदले डायरेक्ट 5 ही लिखेंगे, तो क्या जरूरत है फिर बाद में माइनस से मल्टीपल करने की। ओके, तो अगर इलास्टिसिटी निकालने का तरीका होगा तो क्या निकालेंगे बेटा? चेंज इन क्वांटिटी
डिवाइड में ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड में चेंज इन। तो चलिए जरा एक एग्जांपल लिख के पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात कर लेंगे। तो देखो बेटा, हमने एक तरफ लिखा प्राइस और एक तरफ लिखा हमने क्वांटिटी। बेटा प्राइस जब हमारा 20 था तो हमने 30 यूनिट का डिमांड कर लिया, और प्राइस जब हमारा बढ़ करके 30 हो गया तो हमने डिमांड घटा करके कर दिया बेटा 25। हो सकता ही नहीं हो सकता, क्योंकि भाई अगर प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। क्वांटिटी क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम इलास्टिसिटी फाइंड आउट करें, इस केस में अगर इलास्टिसिटी हम लोग निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे जरा देखिए। कहता है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी में बदलाव 30 माइनस 25 डिवाइड। बेटा जब भी ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल प्राइस की बात करेंगे ना, जो स्टार्टिंग क्वांटिटी और स्टार्टिंग प्राइस होगा ना, उसी को ओरिजिनल क्वांटिटी या ओरिजिनल प्राइस बोला जाता है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है बेटा, 30 इंटू ओरिजिनल प्राइस कितना 20 डिवाइड 20 माइनस 30। हो सकता है नहीं हो सकता? देखिए बेटा 5 डिवाइड में 30, 20 डिवाइड में माइनस को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है ना। 20 माइनस 30 होना चाहिए तो माइनस 10, लेकिन माइनस को क्या कर देंगे, 0 से 0 साफ। क्या आ गया बेटा 10/30 अर्थात 0.33। ये जो वैल्यू आया है ना बेटा, इसी वैल्यू को कहते हैं हम लोग डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी याद है, डेफिनेशन में देखिएगा मैंने लिखा था द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो जो बदलाव हुआ है, वो जो चेंज हुआ उसकी वैल्यू। तो डिग्रीज यही होता है कि कितने का बदलाव। डिग्रीज का मतलब क्या हो जाएगा, कितने का बदलाव। क्या बदलाव हो रहा है, कितना बदलाव हो रहा है। तो जो कितना बदलाव हो रहा है वही हमारा क्या होगा, डिग्री। तो अब देख रहे हैं ये 0.33 जो है ये 1 से कम है या नहीं है। तो ये जो डिग्रीज है इसका कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यूशन होगा ना। तो ये जो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड है, इसके बेसिस पर टोटल 5 तरीके की डिग्रीज होती है। तो लिखेंगे देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी एज पर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी एज पर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला है, हमने लिखा बेटा E बराबर 0। क्या लिख दिया हमने, E बराबर 0। इसको कहते बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, पूर्णतया बेलोचदार। जैसे मम्मी पापा बोलते होंगे तुम लोगों को कि तुझे कितने भी समझा लूं तेरे कान पे जूं नहीं रेंगते, अर्थात किसी भी तरीके का फर्क नहीं पड़ता। प्राइस कुछ भी बदल जाए, क्वांटिटी पहले जितना था उतना ही रहे। एसेंशियल गुड्स में तो ये होता ही है कि कीमत कुछ भी बदले, जो जरूरत है उतना तो हमें डिमांड करनी ही पड़ती है ना, तो वो तो हमें करनी ही पड़ेगी। भाई नमक का दाम कुछ हो जाए, जो घर में इस्तेमाल हो रहा है उतना तो नमक चाहिए ही चाहिए ना हमें, तो उसके डिमांड में कोई बदला होगा क्या, नहीं ना। ऐसा थोड़ी होगा कि नमक महंगा हो गया तो सूंघ के छोड़ दो, या खाना खाते समय खाओ और थोड़ा सा नमक
सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड, ऐसा तो होगा नहीं भाई, जितनी आवश्यकता है वो डिमांड तो करनी ही होगी। तो लिखिएगा इफ प्राइस चेंज्ड but quantity demanded remain unchanged, then elasticity will be zero. If price changed but quantity demanded remain unchanged, then elasticity will be zero. कि भाई प्राइस तो बदल गया लेकिन क्वांटिटी पे कोई फर्क। तो अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लूं तो एक तरफ हमने लिख लिया बेटा प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी और एक तरफ हमने लिख लिया डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी क्वांटिटी। पहले हमने एग्जांपल क्या लिया था कि 20 प्राइस पर कितना डिमांड, और अब अगर प्राइस 30 हो गया डिमांड अभी भी कितना है 30 ही है। हमने किसी भी तरीके का कोई बदलाव करा क्या, नहीं भाई, जितनी क्वांटिटी पहले थी उतनी ही क्वांटिटी क्या है बेटा हमारे पास अब भी है। पहले जितनी क्वांटिटी थी उतनी ही क्वांटिटी क्या है अब भी है। तो इस केस में जब हम इलास्टिसिटी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे बेटा 30 माइनस 30 डिवाइड में 30 इंटू 20 डिवाइड में 20 माइनस 30, यही लिखेंगे ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइड में चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो ना है ना। तो क्या हो गया बेटा 0 डिवाइड में 30 इंटू 20/10। किसी भी चीज को 0 से अगर मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है बेटा 0 आती है, नहीं आती। तो यहां पर इलास्टिसिटी हमारा कितना हो गया 0 हो गया। अब आगे ना मैं ये इस तरीके से नहीं लिखूंगा, खाली कीवर्ड्स लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लगा सकते हैं। दूसरा लिखेगा बेटा इसी में ई लेस देन, इसको कहते हैं बेटा लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक, लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। कहता है इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is less than percentage change in price, then elasticity will be less than 1। कि अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारा क्या होगा बेटा कम हो, है कि नहीं, और डिमांड हमारा प्राइस क्या हो जाए ज्यादा हो जाए। जैसे एग्जांपल लिख लेता हूं क्वांटिटी चेंज्ड बाय 10% बट प्राइस चेंज्ड बाय 20%। तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगा बेटा 1 से कम। बेटा देखो ना 10/20 0.5 है कि नहीं, 18/20 भी हो जाए 19/20 भी हो जाए 1 से कम ही रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो मतलब क्वांटिटी में जो बदलाव होनी चाहिए वो 20% से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो उस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी होगी वो कितनी आएगी बेटा 1 से कम आएगी। उस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 से कम आएगी। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। तीसरा जो इसमें केस आता है बेटा E = 1, यूनिटरी इलास्टिक
या यूनिट इलास्टिक या यूनिटी इलास्टिक, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट का मतलब ही क्या होता है? वन होता है, ये नहीं होता? यूनिट का मतलब ही क्या होता है हमारा? वन होता है। तो लिखिएगा बेटा, इफ, क्या बेटा? इलास्टिक और इन इलास्टिक। अभी इन इलास्टिक तक आया है नहीं, एक और पढ़ाने दे, फिर मैं दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा और मतलब भी समझाऊंगा क्या होता है उसका। ठीक है, एक और बस पढ़ाने दे। इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू percentage change in price, then elasticity will be 1. If percentage change in quantity demanded is equal to percentage change in price, then elasticity will be 1. कि अगर कहीं पर दोनों में बराबर बदलाव हो गया हो भाई, अगर हमारा क्वांटिटी जो है, इफ क्वांटिटी changed by 10% and price also changed by 10%, तो दोनों बराबर हो गया ही नहीं हो गया बेटा? दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? यूनिटरी इलास्टिक या यूनिटी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। ओके, तीसरा ये था। चौथा लिखिएगा बेटा, E इक्वल टू 1 मोर इलास्टिक या, बेटा शब्द पे गौर करना, इलास्टिक। हमने क्या लिखा? मोर इलास्टिक या इलास्टिक। वहां पर क्या लिखा था? लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक। बेटा जैसे देखो, रबर है, रबर को अगर बैंड एक्सपेंड करे तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसको क्या कहते हैं? इलास्टिक। इसलिए आप लोग देखते हो रबर को आप लोग इंग्लिश नाम देते हो इलास्टिक। वो इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता है कि रबर, इलास्टिक का मतलब है जो एक्सपेंड हो सकता हो। टेबलवा को खींच के थोड़ा सा बढ़ा देना जरा, टूट जाएगा लेकिन खींचा जा सकता है क्या? ये है बेटा परफेक्टली इन इलास्टिक, किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं। लेकिन देखते हो ना कि लोहा जब गर्म होता है तो उस पर हथौड़ा मार के उसको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत तो चेंज किया जा सकते हैं ना। मतलब चेंज हो थोड़ा बहुत, उसको कहते हैं इन इलास्टिक। ठीक है ना? अब गौर देखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं हो सकता। हम टूट जाएंगे पर बदलेंगे नहीं, मतलब प्राइस कुछ भी हो जाए, डिमांड हमारा जितना था उतना ही रहेगा, चेंज हो ही नहीं सकता। लेकिन इन इलास्टिक में थोड़ा बहुत डिमांड के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ा बहुत, नाम मात्र के लिए, है कि नहीं? जैसे अभी हमने आपको क्या बोला था कि मम्मी पापा कुछ भी कर दे आपके कान पे जू नहीं रेंगता, परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन क्या बोलते हो कभी कभी, सर कुछ कुछ बातें हम भी मान लेते हैं, हम भी इंसान ही हैं। तो कुछ कुछ मान लेते मतलब क्या? थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ाना, तो इन इलास्टिक, है कि नहीं? लेकिन जिस दिन गाल पे नीचे रेफ्टा बदल लग जाता है, तुरंत चेंज हो जाते हुए नहीं, तो न्यूटन लॉ एप्लीकेबल हो जाता है ये नहीं बेटा? तो साथ साथ बदल जाना, इक्वल बदल जाना, वो आगा यूनिटरी इलास्टिक, है कि नहीं?
लेकिन अगर थोड़ी सी डांट पड़ी हो और अपने आप में ज्यादा बदलाव ले आए हो तो क्या होगा? मोर इलास्टिक। लेकिन मम्मी पापा ने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी आपको यह आत्मज्ञान हुआ कि हमें बदलाव करनी चाहिए, यह है परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस में कोई चेंज नहीं, लेकिन क्वांटिटी फिर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। प्राइस पहले जितना था उतना ही अभी भी है, लेकिन डिमांड तो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? परफेक्टली इलास्टिक। तो अब इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब समझ गए? चल तो क्या लिखा बेटा? ई ग्रेटर देन 1, ई ग्रेटर देन, तो लिखिएगा इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is more than percentage change in price। क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो और प्राइस में कम चेंज हो, देन elasticity of demand will be more than 1। कि भाई क्वांटिटी चेंज बाय 10% बट प्राइस चेंज बाय 5%। तो क्वांटिटी चेंज बाय 10% बट प्राइस चेंज बाय 5%। प्राइस कितने से बदला हुआ? 5% से ही बदला हुआ। तो देख रहे हो ना, क्वांटिटी ज्यादा चेंज और कीमत छोटू सा, तो ज्यादा प्रभाव पड़ गया ही नहीं पड़ गया? है कि नहीं? तुम हमसे नजरें क्या फेरोगी, हम तो तुम्हें देखना ही बंद कर देंगे। मोर इलास्टिक। ओके, चलो जी, एग्जाम्पल तुम ही लोगों के लिए बनाते हैं बेटा, क्या करें? क्या हुआ बेटा? तेरे लिए है, तुझे तो हर किसी ने देखना बंद कर दिया है। परफेक्टली इलास्टिक। चलिए, अब उसके बाद क्या हो गया बेटा? ई की बराबर इनफिनाइट, अर्थात परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतया लोचदार। लोचदार का मतलब होता है चेंजेज। ओके, जैसे बंबू देखते हो ना, उसको जब बेंड करते तो कुछ ना कुछ बेंड होता है या नहीं होता? लेकिन जो मोटी लकड़ी है उसको बेंड करके देखो, नहीं ना होगा। तो वो जो मोटी लकड़ी है, ट्री है, वो क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। लेकिन जो बंबू है वो क्या होगा? इलास्टिक होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ, देखते हो धनुष्वान जो बनता है कितना बेंड हो जाता है। लेकिन अब बोलोगे कि नहीं हम ऐसे मुड़ा के पूरा टच कर देंगे, तो टूटने जाएगा? टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा? तो वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता ना। ठीक है, इलास्टिक होगा, चेंजेज हो सकता है, लेकिन परफेक्टली नहीं हो सकता। चल, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो कहता है इफ प्राइस रिमेन कांस्टेंट but price remain constant but quantity changed, then elasticity
विल बी इनफिनाइट। भाई हम तो सभी जानते हैं ना, किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे क्या होगा, वैल्यू इनफिनाइट होगा। और प्राइस में चेंज नहीं हुआ तो 10 माइनस 10 क्या, जीरो, और जीरो से डिवाइड कर दिया क्या हो गया, वैल्यू हमारा इनफिनाइट हो गया। तो ये याद रख लोगे कि प्राइस इलास्टिसिटी में जब हम परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड को देखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी में जब हम परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट को देखेंगे तो कितने तरीके की वैल्यू होंगी, 5 तरीके की। कौन कौन से, परफेक्टली इनइलास्टिक अर्थात जीरो, लेस इलास्टिक मतलब लेस देन 1, यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू 1, मोर इलास्टिक ग्रेटर देन 1, और परफेक्टली इलास्टिक इनफिनाइट। याद रख लोगे। अब जल्दी से आर्क और एवरेज मेथड का भी फॉर्मूला लिख देते हैं और देखते हैं फिर क्वेश्चन के ऊपर, या होमवर्क तो दे ही सकते हैं फिर उसके बाद बनाने के लिए। ठीक है, पीडीएफ भेजूंगा मैं आपके ग्रुप में, मैं अपने चैनल का फिर से वो भेज दूंगा लिंक, चैनल सभी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं पीडीएफ भेज दूंगा क्वेश्चन का, वहीं से करना। उससे ये होगा कि इको का सारा नोट्स एक जगह रहेगा। उसी तरह अकाउंट्स वाले सर अपना चैनल दे देंगे, मैथ्स वाले सर अपने चैनल का दे दिए होंगे या देंगे, लॉ वाले सर अपने चैनल का दे देंगे। तो हर स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसका नोट्स एक जगह रहेगा, तो आपको बाद में वो ना ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। नहीं तो बाद में बच्चा नहीं परेशान हो जाता है कि सर आया तो था, पता नहीं कहां गुम हो गया। तो गुम ना हो तो चैनल नाम याद रखना। ठीक है, चलिए लिखिए बेटा, आर्क और एवरेज मेथड। आर्क और एवरेज मेथड। एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, औसत। अभी जैसे आपने देखा कि हम ओरिजिनल प्राइस को ले रहे थे या ओरिजिनल क्वांटिटी को ले रहे थे। जैसे हमने बेस वाला ले लिया था ना, 30 ले लिया था। अब आप ये भी तो बोल सकते हो सर इसमें एक वो बताओ, आपने बेस वाला ले लिया, क्यों बाद वाले का प्रभाव नहीं पड़ सकता है, उसका भी तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट हो सकता है ना। आप क्रिकेटर को देखते हो, क्या जिस मैच में उसने हाईएस्ट रन मार दिया है क्या वही उसका औसत बन जाता है, नहीं। औसत में तो सभी आएगा ना, जिसमें जितना रन बनाया गया उन नंबर ऑफ पारीज को देखा जाएगा। तो मतलब काम हमेशा किसके बेसिस पे होना चाहिए, एवरेज बेस्ड पर होना चाहिए। काम हमेशा क्या होगा, एवरेज बेस्ड पे, कि जो एक्चुअल हम लोग मेजर करते हैं ना उसमें एवरेज एक सुटेबल हो जाता है हमारे लिए। क्या हो जाता है, एवरेज एक सुटेबल मेथड होता है। तो जब हम आर्क और एवरेज मेथड, ये दिया गया था बेटा एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड मार्शल के। आपसे ये पूछेगा नहीं कि भाई किसके द्वारा दिया गया था, बस याद रखना कि एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये आर्क और एवरेज मेथड दिया गया। तो इसमें जब हम इलास्टिसिटी निकालेंगे तो इलास्टिसिटी कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे बेटा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड में चेंज इन प्राइस इनटू एवरेज प्राइस डिवाइड में एवरेज क्वांटिटी। तो इस बेसिस पर हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी मतलब दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस ना, तो हमने लिख दिया Q माइनस Q1। ओके, आप चाहे तो Q0 Q1 पढ़े होंगे या Q1 Q2 पढ़े होंगे, जैसे भी हो, दो क्वांटिटी है तो हमने Q और Q1 ले लिया। ठीक है, उसी तरीके से प्राइस में बदलाव, तो P माइनस एवरेज प्राइस P प्लस P1 डिवाइड में 2। एवरेज ऐसे ही निकलता है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइड Q प्लस Q1 डिवाइड में 2 से 2 खत्म, 2 से 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब लिख सकते हैं इसको बेटा Q माइनस Q1, क्वांटिटी वाले को एक साथ ले आएंगे तो Q प्लस Q1, P प्लस P1 डिवाइड में P माइनस P1। इलास्टिसिटी हो गया, ये नहीं हो गया बेटा हमारा, बोलिए कुछ तो मुख खोलिए। होगा बा, इस मेथड से भी ना बेटा 5 ही डिग्री होती है जो ऊपर हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो क्या दोबारा लिखने की जरूरत है,
नहीं ना, फिर से वही 5 बातें हम क्या लिखे कि भाई 5 डिग्री होता है, 0 लेस देन 1 इक्वल 1 मोर देन 1 इनफिनाइट। चेंज हो तो लिखने की बात भी हो, तो वही 5 के 5 वही है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत अब आएगा और उसको लिखते हैं यहां पर NOTE नोट। बेटा ICI जो है ना, वो हमारी जज्बातों के साथ खेलता है, कभी कभी बच्चों के साथ फील लेने की कोशिश करते हैं। अब वो फील होता क्या है, क्वेश्चन दे देगा, मेथड मेंशन ही नहीं करेगा, बना ले। अब बच्चा टेंशन में, अबे दादा कौन सा मेथड लगाएं ये तो बता देते कम से कम। तो उसी के लिए मैं थोड़ा एक छोटा सा नोट लिखवा देता हूं जो जरूरी भी है। लिखिएगा, इफ नथिंग स्पेसिफाइड about any method of elasticity in most of cases ICI follows आर्क और एवरेज मेथड। बेटा आईसीआई क्या कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज हमने कर दिया। अब हमने ये नहीं लिखा कि ऑलवेज यूज आर्क और एवरेज मेथड। ऑलवेज लिख देता तो आपका टेंशन खत्म कि भाई मेथड नहीं लिखा है, आर्क और एवरेज लगा दो। हमने लिख दिया मोस्ट ऑफ केसेज। तो सर अब मोस्ट ऑफ केसेज में हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आर्क लगाया है या परसेंटेज लगाया है? तो बेटा इसके लिए क्या होता है देखना, कोई क्वेश्चन आपके पास आया, आपने उसे आर्क और एवरेज मेथड से सॉल्व कर देना है। अगर आपका ऑप्शन आ गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन नहीं आया तो क्या करोगे? नन ऑफ द अबव लगा दोगे? नहीं लगाना है। अगर आपका आर्क और एवरेज मेथड से सॉल्व नहीं हुआ तो फिर परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड से सॉल्व करो, अगर आंसर आ गया तो वो आंसर लगा दो। बट सर उससे भी नहीं आया तो नन ऑफ द अबव है ना। तो अब समझ गए क्या कहा मैंने, कि पहले आर्क और एवरेज मेथड्स करो, आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं तो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट करना है। इसलिए हमने यहां पर लिखा है मोस्ट ऑफ केसेज, ना कि ऑलवेज सब। क्योंकि ऑलवेज लगा देता है इसका मतलब भैया आर्क को ही देखना है, परसेंटेज को देखना ही नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता। तो ये याद रख लोगे। तो मैं पीडीएफ भेजता हूं, पहले उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए, फिर हम अगली क्लास में इसके और भी मेथड्स करवाते हुए क्वेश्चन भी हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कल की क्लास में, फिर हम आगे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कल इलास्टिसिटी नाम की प्रजाति को पूरा खत्म करना है हमें। ओके, क्या यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? पक्की वाली बात? चलिए जनाब, तो मैं ग्रुप में लिंक भेज दूंगा, उस लिंक से सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद कल सुबह 9:17 के आसपास फिर से। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और तंदुरुस्त रहे। हमें झेलने के लिए धन्यवाद।